हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आपका देव सर कोचिंग क्लासेस में। मैं देवेंद्र सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर के आए हैं, आज की क्लास हिस्ट्री की है। और ये है एनईपी, नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिलेटेड ये है एमडीसी। ठीक, तो एमडीसी से रिलेटेड जो हिस्ट्री का है, ये हिस्ट्री है आपकी फर्स्ट ईयर की। ठीक, तो ये फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एमडीसी का जो सब्जेक्ट लगाया गया है, एमडीसी सब्जेक्ट यानी कि इसमें केवल हम बात करते हैं कि जैसे कि प्राचीन भारतीय इतिहास होता है आपका। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास में जब हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, और इसमें फिर मॉडर्न जो मिडिल हिस्ट्री आती है, मध्य इतिहास आता है, तो बाद में अपन जो बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो तीन पार्ट में हिस्ट्री हमारी हो जाती है। पहली हो जाती है एक प्राचीन हिस्ट्री, पुरानी, फिर मध्यकाल वाली हिस्ट्री, और फिर आधुनिक हिस्ट्री। ठीक है, तो इन तीन इतिहासों में से, तीन हिस्ट्रियों में से जब हम देखते हैं, तो जो हमारे एमडीसी वाला पेपर है, ये तीनों से मिक्सअप लिया गया है। तीनों में से कॉमन सा है, यानी कि कहा जाए इसमें प्राचीन का भी आएगा, इसमें मध्यकाल का भी आएगा, और इसमें आधुनिक का भी आएगा। तीनों से मिक्सअप करके जो हमारी हिस्ट्री बनी हुई है, हमारा एमडीसी का जो पेपर बना हुआ है, वो बूथ है, यानी कि तीनों कॉमन उसमें मिले हुए हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री के बाद एनईपी का जो एमडीसी है, अब ये पेपर जो बच्चों का लगा हुआ है नई शिक्षा नीति के अनुसार, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पर लेकर के आए भारत की सांस्कृतिक विरासत। अब यहाँ पर बात की गई है भारत की सांस्कृतिक विरासत की। तो भारत की सांस्कृतिक विरासत यानी कि जो संस्कृतियां हैं, जो कल्चर हैं, जो इंडिया में कई लंबे टाइम से टिके हुए हैं, और अभी प्रेजेंट में जिनके कारण भारत की कई सारी रिस्पेक्ट होती है, भारत का महत्व बढ़ा हुआ है। तो ये भारत की जो सांस्कृतिक विरासत, संस्कृति क्या होती है, हमारा कल्चर, हमारा बोलना, हमारा पहनना, हमारे त्योहार, कई सारे धर्म के हिसाब से चलने वाले ये काम हमारी संस्कृतियों के अंतर्गत आती है। अत्यंत प्राचीन, प्राचीन पुरानी है क्योंकि ये समृद्ध है, यानी कि हम देख रहे हैं प्राचीन काल से, पुरानी परंपराओं से आज भी ये संस्कृतियां चलती आ रही हैं। और विविधतापूर्ण है, विविधता यानी कि अनेकता में एकता, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से इनको मनाते हैं, ये विविधता कहलाती है। जो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक समय तक, सिंधु घाटी सभ्यता यानी प्राचीन भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं, आधुनिक जैसा कि हमने बता दिया, तीनों पार्ट इसमें मिक्सअप है। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कहाँ आती है, प्राचीन भारतीय इतिहास में। और आधुनिक भारत कहाँ आता है, आधुनिक यानी कि जो अपना चल रहा था, ये कई हमने आपको इससे रिलेटेड वीडियो भी लिखवाए थे। अंग्रेजों का आगमन हुआ उसमें, आपके 1857 की क्रांति भी उसमें ही शामिल हो जाती है, और इसमें कई सारे आपके प्लासी का भी युद्ध हुआ था, और आपको वो लिखवाया था हमने पानीपत का भी युद्ध, सो वो भी इसी में आ जाता है। तो यहाँ पर आधुनिक समय तक विकसित हुई है। यह हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्मों का संगम है। अब इसमें एक धर्म नहीं बताया गया, एक कल्चर नहीं बताया गया, इसमें हिंदू भी शामिल हैं, बौद्ध भी शामिल हैं, जैन भी शामिल हैं, और सिख भी शामिल हैं। ठीक है, इन धर्मों का संगम यानी मिक्सअप है, जिसमें मंदिर भी हैं, कई सारे मंदिर हैं, पुराने कई टेम्पल, कई मंदिर हमने देखे हैं इसमें। किले भी हैं, किले यानी कि जो बनी हुई इमारतें हैं वो किले। कला भी है, कला यानी कि जो आर्ट्स है इसमें वो भी है, कई कलाकृतियां हैं, मूर्तियां, मटके, कुछ बर्तन, कुछ खिलौने, ये सब कला है। नृत्य भी होता है, तो नृत्य में भी हमें नाम दे दिए गए यहाँ पर, भरतनाट्यम, कथक, है ना, कई संगीत भी हैं इसमें। और योग जैसी अमूर्त, अमूर्त, अब यहाँ पर जो शब्द आया मूर्त होता है, एक अमूर्त होता है। तो मूर्त यानी कि वह रूप जो मूर्ति रूप में हमें दिख रहा है, अमूर्त यानी कि जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो वो हमारा हो जाए अमूर्त। ठीक है, तो कुछ ऐसी विरासतें भी हैं जो अमूर्त रूप में है, हमने देखी नहीं है, दिखी नहीं है, सुनने में आया है, बस सुना है। और मूर्त यानी कि जो दिखी भी है, सो हमने बता दिया, वो दिखती हैं। कुछ अमूर्त है, जो जैसे किले हो गए, कला हो गए, नृत्य हो गए, ये सब क्या है, किला, किले, कला जो है, हमारे मंदिर, किले, ये सभी क्या है, हमारे मूर्त रूप है। नृत्य और इसमें फिर बाद में संगीत हो गया, जैसे कि योग हो गए, है ना, ये इसमें आते हैं अमूर्त में। तो इसका मूल मंत्र विविधता में एकता का प्रतीक है। कई सारे विविध कल्चर हैं, कई सारे अलग अलग डिवाइडेशन है, और इसमें एकता हमारी बनी हुई है। ठीक है, तो जो अपनी गौरवशाली परंपराओं
परंपरा यानी कल्चर को, गौरवशाली यानी कि फैली हुई, और स्पेशल जो विशेष मानी जाने वाली भाषाओं, खान पान यानी कि खाना और खाना पानी जो भी हम खाते हैं उससे, भाषाएं यानी जो बोलते हैं, कई सारी उत्सवों यानी कि जो हम मनाते हैं त्योहार, वो माध्यम से दुनिया को आकर्षित करती है। तो इन माध्यमों से दुनिया क्या होती है, इनसे आकर्षित होती है। आज हम देखते हैं कि भाई अमेरिका या रूस, बड़े बड़े देश आज भारत के मित्र देश क्यों कहलाती है भाई क्या क्वालिटी है, तो और भी तो देश हैं, उनके मित्र क्यों नहीं। तो हमारी कल्चर वाइज संस्कृति जो है वो दूसरे देशों को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है कि भाई देखिए हम स्पेशल हैं, और यहाँ की जो कल्चर वाइज जो है जैसे संस्कृतियां हैं वो अन्य देशों को लुभाती हैं। यार ये सभ्यता जो हमारे अंदर है, जो कल्चर हमारे अंदर है, वो अन्य देशों में नहीं है, जिसके कारण अन्य देश के जो लोग हैं वो भारत की तरफ आकर्षित होते हैं, भारत को रिस्पेक्ट करते हैं, भारत का मान करते हैं, भारत का सम्मान करते हैं। और यही सम्मान कमाने का और यही सम्मान हमें पाने का एक मुख्य जरिया है जो संस्कृति, और वो संस्कृति हमारी जब तक बनी है, हमारा कल्चर, हमारी रिस्पेक्ट, हमारे देश की रिस्पेक्ट सदैव बनी रहेगी, और ऐसे ही हमारा कल्चर जो है हमें रिस्पेक्ट दिलाता रहेगा। भारत की सांस्कृतिक विरासत के मुख्य पहलू, अब ये पहलू बता रहे हैं हम कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमें यहाँ पर मुख्य विरासत के रूप में मिले हुए हैं। विरासत होती है पुराने कल्चर वाइज चली आ रहे, जैसे दादा ने परदादा ने दादा को, दादा ने पिताजी को, पिताजी ने पुत्र को जो सौंपते गए संपत्ति या जो भी अपना कल्चर या जो भी विरासत के रूप में संस्कृतियां, वो सब हमारी विरासत कहलाती है, हमें प्राप्त हुए हमारे बड़े बूढ़ों से जो धरोहर है वो हमारी विरासत है। अब यहाँ पर ऐतिहासिक स्मारक है, पुरानी बिल्डिंग है, ये सब ऐतिहासिक स्मारक। वास्तुकला जैसे कि ताजमहल बताया गया आपको, एलोवेरा की गुफाएं, ये गुफाएं भी हमें विरासत में मिली हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, पुरानी हैं, कई सारे शासकों ने और इनको देखा सरासा। सांची का स्तूप है ना, ये भी हमें विरासत में ही दिखा है और इसके विषय में भी रिसर्च किया है, और ये भी आपका हिस्ट्री में है, ठीक है, इसका है वर्णन प्राचीन भारतीय इतिहास में। हम्पी के खंडर भी हैं, हवा महल भी है आपका, है ना, और सूर्य मंदिर भी है, जैसी विश्व धरोहर जो है वो स्थल भारतीय, स्थल यानी कि जमीन पर, ये भारतीय स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। बहुत ही अच्छे उदाहरण बताए गए हैं भारतीय स्थापत्य कला के, और ये कलाकृतियां जो हैं हमारे स्थल धरती पे मौजूद हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कला और नृत्य। तो हमारी कला है, हमारा जो आर्ट है वो भी बताया गया है। नृत्य तो उड़ीसी जो नृत्य होता है, कुचिपुड़ी आपने नाम सुना होगा, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, है ना, मणिपुरी, जैसे जो शास्त्रीय नृत्य हैं, और आप जाते हैं कभी भी देखते हैं कि कई सारे आयोजनों में इनको किया जाता है, कराया जाता है, कई सारी प्रतियोगिताओं में बच्चों को ये सिखाए जाते हैं, फिर ये आर्ट बाई संस्कृति कल्चर में ये करते हैं, प्राइज भी दिए जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य भी होते हैं, और घूमर जैसे लोक नृत्य भी देश की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर कई विविधताओं में बटा हुआ है, फिर भी यहाँ पर इतनी सारी चीजों को यदि हम देखें, इतने नृत्यों को, गीतों को, और ये देखें तो ये एकता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अमूर्त विरासत। अमूर्त यानी कि जो दिखता नहीं है, इसमें ICH इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे। इसमें पारंपरिक, जो परंपराओं से चला आ रहे ज्ञान, नॉलेज, जो हमारा टैलेंट है वो हमें दिखता नहीं है लेकिन है। योग जो हम करते हैं, प्राणायाम, योग, वो भी हमारा अमूर्त है। संगीत, त्योहार कई ऐसे जैसे नवरात्रि, है ना, लोक परंपराएं, और कलारी पयट्टू जैसी मार्शल आर्ट शामिल हैं, ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी ने दूसरी को, दूसरी ने तीसरी को, ये हस्तांतरित मतलब एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को मिलना, ये हस्तांतरित कहलाता है। तो यहाँ पर साहित्य और दर्शन, तो साहित्य हमें जो मिले हुए हैं, किताबें जो हमें मिली हुई हैं, और जो हमें उनके दर्शन हुए हैं, देखने को मिली है, वो है वेद, उपनिषद, गीता। गीता काफी फेमस आपने बुक सुनी होगी, जो भगवान श्री कृष्ण का उद्बोधन है स्वयं, है ना, और काफी पवित्र मानी जाती है। ये हमें प्राप्त हुई है विरासत में, साहित्य के रूप में, पुस्तकों के रूप में। काफी धार्मिक ग्रंथ है ये, जैसे कि आपने बताया, देखा, सुना कि उद्बोधन में यदि व्यक्ति मानव को अपना जीवन में सफल बनाना है, कई टेंशन, कई परिस्थितियां मानवीय जीवन में आती रहती है, उनसे सबसे यदि हमें छुटकारा पाना है तो हमें गीता को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर गीता पवित्र ग्रंथ था। कई कल्चर वाइज पहले अपन देखें तो पुराने समय में यहाँ पर आपने देखा होगा कई शूटिंग, कई फिल्मों में भी बताया गया था कि मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ऐसी कसम खिलाया करते थे गीता पे हाथ रख के। लेकिन क्या वो व्यक्ति सही बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो जो झूठ बोलता है, जो झूठी ही बोलेगा, तो वो झूठ ही बोलेगा,
चाहे वो गीता पे हाथ रख के कसम खा ले, चाहे कहीं। तो यहाँ पर इस धर्म का और धार्मिक ग्रंथ का अपमान माना जाता था, और ऐसी धार्मिक पुस्तक का और धर्म का अपमान ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको और लोगों ने, धार्मिक भावनाओं ने इनको मना किया, और फिर हमने इस गीता को, पवित्र गीता को हमने कोर्ट में रखना बंद करवा दिया, या जो इसका कल्चर वाइज यूज था उसको उपयोग में लाना बंद कर दिया। तो केवल ये अपने पवित्रता के हिसाब से पढ़ने में और मंदिरों में और दिव्य स्थानों पर ही हम गीता रखें, केवल ये सजेस्ट दिया गया था, सो वो लागू हुआ, और फिर कोर्टों में अब इस प्रकार की कोई भी प्रथा नहीं अपनाई जाती। अब नेक्स्ट देखेंगे, और योग प्रणाली भारतीय ज्ञान परंपरा के स्तंभ हैं। ये सभी भारत का जो ज्ञान है, नॉलेज है, ये भारत का स्तंभ कहा गया है। स्तंभ का मतलब होता है वो पिलर जो मकान को खड़ा करते हैं। स्तंभ मतलब वो खंभे जिस पर ये मजबूती से खड़े हुए हैं हमारी संस्कृतियां, जो नैतिक मूल्यों और सही जीवन शैली का मार्गदर्शन भी करते हैं। ठीक है, हमारे नैतिक मूल्य क्या होते हैं भाई? व्यक्ति का एक नैतिक मूल्य होता है भारत की सभ्यता और इनका सहयोग देना, अपने कर्तव्यों का पालन निर्वहन करना और सही जीवन शैली का निर्वहन करना। तो ये सभी मार्गदर्शन हमें कहाँ से मिलता है? साहित्यों से मिलता है, जो हमने पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं ना। बहुत पुरानी हमारी पुस्तकें होती हैं वेद, जो हमें जीवन में सभ्यता को सिखाते हैं, मानवता को सिखाते हैं, कैसे जीवन जीना चाहिए। विविधता आती है। नेक्स्ट, भारत में अनेक धर्मों, भाषाओं, बोलियों और खान पान की परंपराओं का सह अस्तित्व पाया गया है। तो हम भारत में रहते हैं, अनेक धर्म पाए जाते हैं, अनेक भाषाएं पाई जाती हैं, कई बोलियां हैं, खान पान भी अलग अलग होता है, कई परंपराएं हैं, और ये सह अस्तित्व है इसमें। और भारत की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का दायित्व प्रत्येक भारतीय का है। अब जब हम देखते हैं भाई ये इतनी प्राचीन पुरानी परंपराएं, किले है ना, कलाएं, ये सभी पाई जाती हैं, तो इनको देखना, इनकी रक्षा, इनकी संरक्षण करना हमारा दायित्व माना गया, हमारा कर्तव्य माना गया है। तो हमें इनकी रक्षा करना चाहिए, सजा कर रखना चाहिए। आज भी देखा जाता है कई कल्चर वाइज लोग जो जाते हैं, सभी की नहीं कह रहे, पर ऐसे कुछ भी लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए कहीं ऊपर गए या किसी और गुफाओं में गए, तो वहां की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाना, वहां की जो धरोहर है उनको क्षति पहुंचाना, ये कुछ काम किए जाते हैं। तो जो बुद्धिहीनता का काम नहीं है, ये बुद्धिहीन व्यक्तियों का ही काम हो सकता है। बट कुछ जो समझदार हैं, जो भारतीय निवासी हैं, जो भारत के लोग हैं, तो वो यदि इनको संरक्षित कर रहे हैं, इन पे ध्यान देंगे, तो ये और भी संरक्षित रह सकते हैं। आने वाली पीढ़ियों को इनसे और भी अवगत कराया जा सकता है। तो जो अपनी गौरवशाली पहचान को जीवित रखे हुए हैं, और जब तक ये हमारे सारे के सारे भारतीय संस्कृतियां, हमारे सारे के सारे भारतीय कल्चर में, विरासतों में ये आए साहित्य, कई सारी कलाकृतियां, ये जब तक जीवित हैं, तो हमारी संस्कृति तब तक जीवित बनी रहेगी। एक वीडियो एमडीसी सब्जेक्ट से आया हुआ था। आज बच्चों ने पूछा कि सर एमडीसी विषय है, एमडीसी विषय क्या होता है, हमें समझाइए। प्राचीन भारतीय हमने कुछ बच्चों को पढ़ाया और उनका पेपर भी हमने बनाया। एमडीसी का भी पेपर हमने बनाया, बच्चों को हमने सीसी के रूप में दिया भी था, और बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि फर्स्ट ईयर के पेपर आने वाले हैं, अब टाइम टेबल आ जाएगा जहां तक है नेक्स्ट वीक या उसके बाद। तो बच्चे तैयारी हैं, चिंतित हैं, तैयारियों में इन्वॉल्व हैं, और आज क्लास में उन्होंने, बच्चों ने हमसे डिस्कस किया कि साहब एमडीसी का हमें फुल फॉर्म, एमडीसी क्या होता है, इससे रिलेटेड सब्जेक्ट, इसकी चर्चा कीजिए। तो आज हम उसी के पर्पज से, उसी के संबंध में ये क्लास लेकर के आए थे। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको भारत की सांस्कृतिक विरासत समझ में आएगी, और एक शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन लॉन्ग फॉर्म में आप इसमें से कई सारे पॉइंटों पर एक विस्तृत जानकारी के साथ विस्तृत आंसर लिख सकते हैं, ऐसी अपेक्षा करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए हम आपसे निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अधिक से अधिक व्यूज करें, अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। और दीप सर कोचिंग क्लासेस इस क्लास का नाम है, और मैं देवेंद्र सर। तो दोबारा आपसे कहता हूं कि भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे हम दोबारा आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।